गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राकेश पवार सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी की क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम फ्री यूट्यूब की क्लास में कक्षा 10 के विषय केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सरकार क्या होती है, सरकार किसे कहते हैं या सरकार का क्या अर्थ होता है। सिंपल भाषा में किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने वाली संस्था सरकार कहलाती है। तो सरकार की सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी, किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने वाली संस्था सरकार कहलाती है, जो किसी देश का शासन संचालन करती है। राज्य अदृश्य व अमूर्त होता है। राज्य जो होता है वह अदृश्य और अमूर्त होता है। इसको मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो राज्य कैसी संस्था है? अदृश्य और अमूर्त संस्था, और इसको मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। बिना सरकार के किसी भी राज्य का अस्तित्व या यूं कहें किसी भी देश का अस्तित्व संभव नहीं है। सरकार को परिभाषित करते हुए गार्डनर ने कहा है कि सरकार गार्डनर के अनुसार गार्डनर एक राजनीतिक हुए हैं। इन्होंने सरकार को परिभाषित करते हुए कहा है कि सरकार वह यंत्र या मशीन है जिसके द्वारा किसी भी राज्य की नीतियों का निर्धारण किया जाता है। तो गार्डनर ने सरकार को कहा कि सरकार वह यंत्र या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। सरकार वह यंत्र या मशीन है जिसके द्वारा किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो है सरकार का अर्थ और उसकी परिभाषा है। इसके आगे हम आगे देखेंगे कि सरकार के मूल रूप से 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सिंपल सा कि सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें पहला अंग जो है व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना या विधि का निर्माण करना। तो व्यवस्थापिका का प्रमुख जो कार्य है वो कार्य होता है
कानून का निर्माण करना या विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका का कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानूनों का निर्माण किया गया है उन कानूनों को लागू करना या कानूनों का क्रियान्वयन करना कार्यपालिका का कार्य होता है। तो कार्यपालिका का कार्य क्या है? व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, या हम कह सकते हैं विधि का क्रियान्वयन, कानूनों को लागू करना। सरकार का तीसरा अंग जो है न्यायपालिका माना जाता है, और न्यायपालिका जो है अपनी दोहरी भूमिका निभाती है। न्यायपालिका अपनी दोहरी भूमिका का क्रियान्वयन करती है, अर्थात दोहरी भूमिका निभाती है। पहला कार्य ये देखती है कि जो व्यवस्थापिका के द्वारा कानूनों का निर्माण किया गया है वे कानून जो बनाए गए हैं विधि के अनुसार है या नहीं। तो पहला व्यवस्थापिका कार्य हो जाएगा न्यायपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करना कि कानून विधि के अनुसार है या नहीं। दूसरा कार्य न्यायपालिका का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि यह देखती है कि जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाए हैं कार्यपालिका उन कानूनों का पालन कर रही है या नहीं। कार्यपालिका के कार्यों का निरीक्षण या जांच करना कि जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाए हैं उन कानूनों को जो है कार्यपालिका व्यवस्थित रूप से उस पर कार्य करती है या नहीं, इसके बारे में न्यायपालिका कार्य करती है। तो इस प्रकार न्यायपालिका जो है अपनी दोहरी भूमिका निभाती है। आगे हम इन तीन अंगों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पहले सर्वप्रथम व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका, जैसा कि हमने पहले कहा है या हमने पढ़ा है कि व्यवस्थापिका का जो कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना या विधि का निर्माण करना। व्यवस्थापिका को मूल रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक संसद या संघीय सरकार, दूसरा विधान मंडल। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 या अनुच्छेद 79 में ये कहा गया है
कि भारत संघ की एक संसद होगी और जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर होगा। अनुच्छेद 19 में लिखा गया है कि भारत संघ की एक संसद होगी, भारत संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर होगा। अर्थात संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर जो है भारतीय संसद का निर्माण होगा। यह अनुच्छेद 79 में बताया गया है। आगे हम बात करें तो लोकसभा का अध्ययन करेंगे। लोकसभा, जिसको आम भाषा में निम्न सदन भावनाओं का सदन, निम्न सदन भावनाओं का सदन भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अस्थायी सदन इत्यादि जो है लोकसभा के प्रसिद्ध नाम है। बात करें लोकसभा की तो भारत में लोकसभा का गठन 13 मई 1952 को हुआ। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन, भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 13 मई 1952 में किया गया। प्रथम लोकसभा से लेकर वर्तमान समय तक अब तक 17 बार जो है लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलकर थे। जी.वी. अर्थात गणेश वासुदेव मावलकर, और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष या यूँ कहें 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो ओम बिरला। आगे हम बात करें लोकसभा की संरचना के बारे में कि लोकसभा की संरचना किस प्रकार है, लोकसभा का स्वरूप किस प्रकार है। लोकसभा की संरचना, तो लोकसभा की संरचना के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं या लोकसभा का गठन जो है किस प्रकार होता है। तो पहले बात करें
लोकसभा के अंदर तो लोकसभा के सदस्य। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है, परंतु 1987 में गोवा, दमन और द्वीप 1987 अधिनियम के तहत इसकी अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 552 कर दिया गया है और वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है। समय के साथ साथ लोकसभा के सदस्यों में परिवर्तन होता गया और लोकसभा के सदस्यों में वृद्धि की गई। जनसंख्या वृद्धि के अनुसार राज्यों में वृद्धि को देखते हुए भी और नए राज्यों के निर्माण और केंद्र शासित के निर्माण के तहत जो है लोकसभा के सदस्य में वृद्धि की गई। गोवा, दमन व द्वीप अधिनियम 1987 के तहत लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 की गई है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। अब बात करें 552 सदस्यों की संरचना का, तो राज्यों से निर्वाचित सदस्य या राज्य क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य अधिकतम 530 हो सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य तथा आंग्ल भारतीय 2 सदस्य। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भारत में विधायिका में आंग्ल भारतीयों को बहुमत नहीं मिला है या उनको योग नहीं मिला है, तो राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।